सो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मस्त, सब कुछ ठीक ठाक। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके स्टैटिक के लेक्चर नंबर 2 की, यानी कि हमारा जो CGL और CHSL के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसके अंदर हम बात कर रहे हैं आज आपके लेक्चर नंबर दूसरे की। कल मैंने जो वीडियो डाली थी आप लोगों ने देख ली थी, किसी एक बच्चे ने रिस्पॉन्स भी किया था। भाई जब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आप उसका आंसर दो, ठीक है। उसके बावजूद आप वीडियो देख करके आगे बढ़ जाते हो, आपको लगता है कि ये तो मतलब क्या ही बताने की ज़रूरत है। चलो कोई नहीं, ये सब अपनी अपनी इच्छाएं हैं, दिल की बातें हैं। तो पिछली लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करे थे मैं फटाफट से क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। रिकेट्स जो डिसऑर्डर होता है वो बेसिकली किस पार्ट पर होता है, तो भाई वो बॉन्स में होता है, ये बात हमने बात कर ली थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन बोलता है भाई कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं, यानी कितनी ट्रेनें कह लो, कितने रूट से ट्रेनें आएंगी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिलेंगी, तो वो है 8। आगे बात करते हैं कि भाई कौन है जिसने पहली बार झंडा फहराया था विदेश पर जाके, विदेशी लैंड पे, फॉरेन लैंड पे, तो हमने बताया था कि वो कौन है, भीका जी हैं, जो उन्होंने करा था, ये पहली महिला थी। उसके बाद बोलता है भाई कि जो पैरासाइट्स होता है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। सो पैरासाइट की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है भैया मलेरिया। और हमने बात करी थी कि भाई कृष्णदेव रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी, तो अमुतुगलक करके एक बुक है, ठीक है ना, वो उन्हीं की लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई चेनमैन कौन से गेम के अंदर होता है, तो भाई ये बंदा होता है क्रिकेट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं भाई फूड सेफ्टी से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड वर्ड जो नहीं है वो है कौन सा आपका, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एसेसिबिलिटी। तो इसका आंसर है भैया क्या, एक्सेसिबिलिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है भाई कि कोलिजन ऑफ जो आपका प्लेट्स होती है, कन्वर्जन प्लेट जो होती हैं, उसका कौन सा होता है, तो आपको पता है कि भाई इसका आंसर क्या होता है, क्या क्रिएट करता है, माउंटेन बिल्डिंग का काम करता है। उसके बाद आता है भाई जो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कभी भी क्या नहीं बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, तो आपको पता होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा जो है वो कभी भी क्या नहीं बने, आपके वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। अच्छा, और गर्ल्स चाइल्ड डे जो होता है वो 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी पीछे की क्लास का था, तो मैंने जल्दी से रिवाइज कर दिया है। डिटेल वीडियो आप जाकर के मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें देख सकते हो। बोला सुजात मेहंदी जो है वो कहाँ की है, तो भाई GI टैग मैंने आपको बताया था कि GI टैग जो होता है भाई वो एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है, जोग्राफिकल एरिया जो होता है, उसकी विशेषताओं को दिखाने का काम करता है, उसकी पावर को दिखाने का काम करता है। वो दिखाता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ उसी जगह पर पाई जाती है। और सुजात मेहंदी जो है वो राजस्थान के अंदर फेमस है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जैसे गोवा के अंदर जो GI टैग दिया गया है वो है किसको, कोलाचिल को। वैसे ही आपका जम्मू एंड कश्मीर में फेमस वाले बता रहा हूँ मैं, जो अभी फिलहाल न्यूज़ में रहे हैं, वो है कश्मीर की सैफरॉन, ठीक है, कश्मीरी सैफरॉन जो है। उसके बाद आता है राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान में ही ब्लू पोट्री है ऑफ जयपुर, इसको दिया गया ये। उसके बाद आता है नागालैंड। सो नागालैंड में फेमस है ट्री पोटैटो बोल रहा हूँ। और उसके बाद त्रिपुरा की फेमस है आपकी क्या, क्वीन पाइनएप्पल। और अगर हम बात करें किसकी भाई, वेस्ट बंगाल की फेमस है दार्जिलिंग वाली चाय। तो ये कुछ हैं आपके GI टैग। क्लियर है बात, याद रख लेना, पेपर में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर मैं आपको दूंगा वही सेम होमवर्क के क्वेश्चन। सो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेसी अवार्ड ऑफ ज्ञानपीठ। सो ज्ञानपीठ को रिसीव करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे पहले व्यक्ति थे मलयालम लिटरेचर के राइटर कौन आपके, जे शंकरा कुरुप जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था। और ये कब मिला था, 1965 में। साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर भी रहे 1968 से लेकर के और 1972 तक। आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड होते हैं 12 लोग, ये एक नॉमिनेटेड ही थे उसमें। अच्छा,
अभी जो रिसेंट 2021 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो मिला है किसको? दामोदर जी को, दामोदर मूजा करके नाम है इनका। और इनको जो ये मिला है ये कौन से? ये कोंकणी भाषा के राइटर हैं। कोंकणी जो है ज़्यादातर गोवा और आपके किस में, महाराष्ट्र वाले पार्ट पे बोला जाता है। और कोंकणी भाषा के साथ साथ ये बात याद रखना, ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है ये। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, लिटरेचर की बात हो रही है तो याद रखना, लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, बुक्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है कौन सा? बुकर प्राइज। इसके अंदर 50,000 पाउंड मिलते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। और अभी 2021 वाला जो है वो मिला था किसको? वो मिला हुआ है डेमन गैलगट या गेलगुट। और ये जो है भैया ये साउथ अफ्रीका से हैं और इनकी बुक है क्या? द प्रॉमिस। इस बुक के लिए इनको क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है। याद रखना, पेपर में पूछ लेगा। ठीक है, कौन देता है बुकर प्राइज? तो ये देते हैं ब्रिटेन वाले। पहले तो सिर्फ उसी बुक को देते थे जो ब्रिटेन के अंदर और नीदरलैंड वगैरह पार्ट में, यानी यूके के पार्ट में पब्लिश होती है। बट बाद में इसका जो एरिया है वो धीरे धीरे क्या करा जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, ब्रिटेन से याद रखना कि ये ग्लोबल टीचर्स डे भी मनाते हैं, मतलब ग्लोबल टीचर प्राइज भी देते हैं। और ग्लोबल टीचर्स डे जो है ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जैसे हमारे नेशनल टीचर्स डे जो मनता है 5 सितंबर को मनता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को, उसी तरीके से 5 अक्टूबर को ग्लोबल टीचर्स डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाग या भांग विलेज इन ग्वालियर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई भांग जो जगह है जो ग्वालियर के अंदर है, ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ये लाई करता है और ये फेमस है अपनी केव पेंटिंग के लिए। हालांकि 1982 में ही यहाँ से जितनी भी केव पेंटिंग्स थी वो सारी की सारी क्या कर ली गई? निकाल ली गई हैं। ठीक है, और उनको फिर म्यूजियम में रख दिया गया है। बट फिर भी ये केव पेंटिंग का सबसे अद्भुत बेहतरीन ये नज़ारा है। याद रखना, केव पेंटिंग की बात आती है तो केव पेंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है कौन सा आपका? बिमटैक रॉक पेंटिंग। और ये जो है इसको यूनेस्को, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है और इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था 2003 को। जब बात आ रही है केव्स की तो याद रखना, बुद्धिज़्म से रिलेटेड 2 केव्स हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से। एक है अजंता और दूसरी है आपकी क्या? एलोरा। और दोनों की दोनों क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। और ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में है। जबकि एक और केव है, जब केव की बात हो रही है तो एलिफेंटा। ठीक है भाई, एलिफेंटा केव जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। चलें आगे बढ़ें। टोटल अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात कर लें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, तो इंडिया में इस समय 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ इंडियन स्टेट इज कंसिडर एज द कार्डिल ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म का कार्डिल किसे बोला जाता है? वो है आपका बिहार। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि बुद्ध ने अपना जो पूरा का पूरा कह सकते हो कि लाइफ साइकिल जो स्टार्ट हुआ है जब बुद्धिज़्म, जो गौतम बुद्ध स्टार्ट हुए, आपको पता है बुद्धिज़्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को जो एनलाइटमेंट मिला था वो मिला था कहाँ पर? मगध के अंदर। एंशिएंट पीरियड में मगध जो आज के टाइम का बिहार है। और साथ ही साथ याद रखना, इनको जो ज्ञान मिला था वो मिला था बुद्धि ट्री के नीचे, और वो बिहार के अंदर है। और उसको भी यूनेस्को ने क्या कर रखा है? क्या कर दिया यूनेस्को ने भाई? उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। तो इसीलिए बिहार को क्या बोला जाता है? कैरेडिल ऑफ दी बुद्धिज़्म बोला जाता है। एक बात ये, सिक्किम को बोला जाता है क्या आपका? सिक्किम को बोला जाता है रिच वैली। वैली इसके लिए फेमस है अपनी। ठीक है,
अच्छा, मध्य प्रदेश में आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है सांची, याद रखना ये बात। और मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जंगल फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा वहीं पर ही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों, फॉरेस्ट है, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश इस समय एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज स्टीयरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनाई गई थी किस लिए भाई, वो बनाई गई थी आपके किस लिए बोलो, हाँ वो बनाई गई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया कि चलो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, इसलिए हमने क्या करा, हमने भैया इस कमेटी का क्या करा, गठन करा। ठीक है, और इस कमेटी ने अलग अलग क्या बनाए भाई, अलग अलग क्या बनाए, असेंबली ने क्या बनाए, अलग अलग कमेटीज बनाई, कुछ माइनर कुछ मेजर्स। और स्टीयरिंग कमेटी जो है उसके हेड बनाए गए कौन आपके, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना ये बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इसका सही आंसर है। जबकि अगर जवाहरलाल नेहरू ने की बात करें तो वो किस किस कमेटी के हेड थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके एक तो यूनियन पावर कमेटी, मैं मेजर कमेटीज के नाम बता रहा हूँ, और दूसरा आपके हेड रहे ये किस चीज़ के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, और तीसरा ये हेड रहे किस चीज़ के, बताओ बोलो, स्टेट कमेटी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के पास तो खैर क्या कोई कमेटी थी नहीं जहाँ तक अगर मेरे को सही से याद आ रहा है तो। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी कौन सी कमेटी, प्रोविडेंशियल यानी अरे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। याद रखना ये बात, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दे दूंगा, आप लोगों को चाहिए तो बताओ। जैसे इन्फॉर्मेशन के अंदर एक बात याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट मार्क करके, कि हमने अपना नेशनल फ्लैग ऑप्ट करा था जुलाई 22 1947 को, नेशनल फ्लैग ऑप्ट करा था हमने। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन में याद रखना, नेशनल एंथम जो है, नेशनल एंथम जो है वो हमने ऑप्ट करा था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग जो हमने ऑप्ट करा था वो करा था हमने आपका 24 जनवरी 1950 को। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे वो हुए थे आपके 24 जनवरी 1950 को, पर जो ज्वाइनिंग मतलब बेसिकली ऑफिस में शुरुआत जो हुई वो हुई 26 जनवरी 1950 में। ठीक है भैया, क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर कौन होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर की बात की जाए तो यानी स्टेट के अंदर सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है भाई, तो वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल। कौन होता है भाई, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं तो ये बात दिमाग में रख लेना, जिस तरीके एडवोकेट जनरल, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, एडवोकेट जनरल की, तो जिस तरीके से पूरे देश की बात की जाए, ध्यान से समझो, पूरे देश की बात की जाए, पूरी कंट्री की बात की जाए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के कहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जा सकता है आपका कौन, अटॉर्नी जनरल। उसी तरीके से पर्टिकुलरली स्टेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट तक जाने की परमिशन होती है किसके पास, एडवोकेट जनरल के पास।
ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसके अंदर, आपके लॉ के अंदर, स्पेशली इन कंसिडरेशन ऑफ दी किसके संदर्भ में भैया, स्टेट के संदर्भ में। अगर यहीं पर स्टेट की जगह पे कंट्री की बात कर लेता तो कंट्री की बात कर लेता तो याद रखना कि भैया अटॉर्नी जनरल भाई साहब जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो हैं खुद वो आते हैं आर्टिकल, अगर मैं सही हूं तो 78 में या 76 में, 76 में आते हैं, 76 में अटॉर्नी जनरल किस में आता है, 76 में। और इनके पास ये पावर होती है कि पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ सकते हैं पर बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। जबकि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो आता है कौन से आर्टिकल में भाई, वो आता है 165 में। इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की कैपेबिलिटी रखता हो। और जबकि एडवोकेट जनरल की क्वालिटी क्या होती है भाई, ये हाई कोर्ट का जज बनने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो दोनों आर्टिकल प्लीज कीप इन माइंड। क्लियर है बात यहाँ पे सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई बच्चों। बोल रहा है विच स्पेस मिशन और सैटेलाइट ऑफ इसरो डिडक्टेड द, क्या डिटेक्ट करा है भाई, सोलर प्रोटॉन इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये सोलर प्रोटॉन इवेंट क्या है पहले तो ये पता चले, उसके बाद बात करेंगे भैया किसने डिटेक्ट करा है। तो ध्यान से समझो, कई बार क्या होता है जो सूरज होता है उसमें सन स्पॉट्स हो जाते हैं। सन स्पॉट्स मतलब, सन स्पॉट का मतलब होता है जैसे ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, ऐसे ही सन स्पॉट्स का मतलब होता है, सपोज करो कि इन सब का टेम्परेचर 1000 डिग्री है, ठीक है, और इसका पर्टिकुलरली का कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया, तो इसी को बोलते हैं सन स्पॉट। यानी कि भाई ये कंपैरेटिवली इन सभी के टेम्परेचर क्या है, इसका लो हो गया है, और जब लो हो गया है तो वहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है। इसके इर्द गिर्द जो चीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है, कई बार एक्सप्लोजन होता है क्योंकि ठंडा गर्म की वजह से, और जो एक्सप्लोजन होता है इससे हिरोशिमा नागासाकी पे जितने बम गिरा था ऐसे ट्रिलियंस बम जितनी फील होता है। तो जो ये एक्सप्लोजन होता है इससे जो बाहर रेज निकलती हैं, ठीक है, वो जो आकर के क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं सैटेलाइट को। इसी सैटेलाइट को अफेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सोलर प्रोटॉन इवेंट कहलाता है। और इसे डिटेक्ट करा है किसने, चंद्रयान 2 ने। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, 1969 में स्टेब्लिश की गई थी। और ये जो 59 में, जिसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, इंडिया को स्पेस की नॉलेज देना कि हाउ द स्पेस इज डाइवर्सिफाइड, और हम उसे किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में नॉलेज देने का जो काम है वो कौन करता है, आपका इसरो करता है। हालांकि इसरो जैसा ही एक और है जिसका नाम है आपका DRDO, पर इसरो और DRDO में जो बड़ा फर्क है वो क्या है बच्चों, DRDO जो है वो वेपन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है, जबकि इसरो जो है, ठीक है, इसरो जो है वो भैया स्पेस एजेंसी की बात करता है, स्पेस की स्टडी करने की बात करता है। अच्छा, इसरो के बारे में एक बात और इम्पोर्टेंटली याद रखना, एक तो 15 अगस्त 1969 में आया था, एक बात। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, हाँ वही कर्नाटक वाला। और तीसरी बात, के सिवान जो है उसके इस समय क्या है, चेयरमैन है। क्लियर है बात यहाँ पर। इसके फाउंडर की बात की जाती है, याद रखना विक्रम साराभाई जो है उनके फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं। चले आगे बढ़े। बोल रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड क्या, एज द चेयरमैन ऑफ CBSE। तो CBSE के नए चेयरमैन बने हैं विनीत जोशी। सो विनीत जोशी जी जो हैं वो CBSE के नए चेयरमैन बने हैं। आपको पता है CBSE क्या है, CBSE एक बोर्ड कंट्रोलर है जो एजुकेशन के मतलब कि एजुकेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम CBSE की बात करें, सो CBSE आपका क्या कहते हैं इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी साल पुराना है, 12 जुलाई 1929 को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। एक बात तो याद रखने वाली है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इस समय, बताओ जरा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया के इस समय।
पहले ही ह्यूमन डेवलपमेंट था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। तो अमित खेर जो है, सॉरी, क्या आपके एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है भाई? आपके एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है राजकुमार रंजन, एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके। ये पहले ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड द कहाँ डाली गई है? इंडिया। आईआईटी की फर्स्ट ब्रांच गई है इंडिया, और वो कहाँ पर भैया? यूएई के अंदर इन्होंने अपनी ये ब्रांच डाली है। आपको पता है कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है फॉर द साइंस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर दिस। यूएई की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। कई बार यूएई की कैपिटल लोगों को लगता है दुबई है, नहीं, दुबई नहीं है, बात ध्यान रखना। अच्छा, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक लैंग्वेज है इसकी। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई हमारी भी मतलब वर्ल्ड वाइड क्या होगी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड जाएगा। जब हम खुद जैसे हार्वर्ड वगैरह करता है वैसे हम भी क्या करेंगे? दुनिया से बाहर जाएंगे। और यूएई की करेंसी याद रखना कौन सी है? दिरहम। क्लियर है बात यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच इंडियन स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट लैंड एरिया अंडर द वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड जो सबसे ज़्यादा है वो है राजस्थान के पास। आपको पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डेजर्ट के अंदर लाई करता है, तो वहाँ पर कुछ भी क्या नहीं हो सकता है? ज़्यादा क्या नहीं होता है? प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। इस वजह से वेस्ट लैंड के अंदर क्या करा जाता है? कंसीडर किया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, एक बात। और हाँ, आज जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, वुमेन्स देख रही हैं, उनकी मम्मी जो हैं, या जो भी कोई देख रहा है, जो भी औरत है या जो आदमी है, सो सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और भाई 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है। 8 मार्च को वुमेंस डे मनाने के पीछे रीजंस है वुमेन्स को स्ट्रेंथन करने की बात, इक्वालिटी की बात, ठीक है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि जो वुमेन्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन अ सोसाइटी, इट्स क्या बोलते हैं उसको, रिमार्केबल है। यू कांट अज्यूम अ सोसाइटी विदाउट द वुमेन्स। और याद रखना इसकी जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी। वर्ड इसकी थीम याद रखना, इसकी थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। सो दिस इज द ट्रू थिंग। हमें किसी के मतलब कि जेंडर के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और ये बात तो हमारा आर्टिकल 15 भी कहता है भाई कि किसी के जेंडर के ऊपर इनइक्वालिटी मत करो। 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, और 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है भाई। अब आपके लिए होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके के है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मिलेनियल योगी। इस बुक को किसने लिखा है यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर योरसेल्फ। और जो भी कंटिन्यू आंसर देगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको हमारी तरफ से जब ये पूरा सेट कंप्लीट होगा तो उसको हम एक PDF प्रोवाइड करेंगे 500 क्वेश्चंस की। ठीक है भाई, टेक केयर योरसेल्फ बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी लोग रखो अपना ध्यान, प्रिपेयर करते रहो, बाय बच्चों।